नमस्ते, मेरा नाम है केतकी चितरे और आपका स्वागत है लेट्स टॉक विद केतकी चितरे पे। यहाँ पे हम डांस से लेके साइकाइट्री तक, जियोपॉलिटिक्स से लेके मिसलेनियस स्टफ तक, करंट अफेयर्स तक, किसी का एक्सीडेंट जो भी हो, या जिहाद हो या फिर कुछ भी हो, हर सब चीजों के बारे में बात करते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम है लेट्स टॉक विद केतकी चितरे। मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि मैंने एक स्टोरी अपलोड की थी जिसमें मैंने कहा था कि मनमोहन सिंह वाज वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस मिनिस्टर्स वी हैड, बट द वर्स्ट पीएम वी हैड, वन ऑफ द वर्स्ट पीएम्स। और मुझे ट्रोल किया गया, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, बट जब मैं गलत होती हूँ तो मुझे अपनी गलती सुधारने की मैं कोशिश करती हूँ, और मुझे गलत होना पसंद नहीं है, क्योंकि यदि मैं गलत हूं तो मैं क्यों गलत हूं ये मैं जानने की कोशिश करती हूँ। यदि मैं गलत नहीं हूं तो मैं माफी भी नहीं मांगती, लेकिन यदि मैं गलत हूं तो मैं उसको सुधारती भी हूँ। बिफोर आई कंटिन्यू, ये वीडियो ज्यादातर हिंदी में रहने वाला है. इट इज predominantly going to be in Hindi, but that doesn't mean that I won't be communicating in English. I will obviously be communicating with English, so don't worry about that. But it is predominantly going to be in Hindi. जैसे कि हमारा पहला वीडियो अंग्रेजी में ज्यादा था, ये वीडियो हिंदी में ज्यादा होने वाला है. अंग्रेजी में ऑब्वियसली मैं बात करूंगी, नहीं करूंगी ऐसी बात नहीं है, लेकिन हिंदी में ज्यादातर रहेगा. तो जैसे कि मैंने कहा, वो मैंने स्कैम वाला वीडियो बनाया और मुझे लगा कि ये एक वीडियो में खत्म हो जाएगी बात, पर उसके ऊपर भी मुझे ट्रोल किया गया. और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि यार ये तो कुछ गड़बड़ है. मुझे ऐसे लगता था कि मिस्टर मनमोहन सिंह एक अच्छे इंसान थे, लेकिन वो गलत पार्टी में चले गए और वहां से बाहर नहीं निकल पाए, या फिर नहीं निकले, ऐसे मुझे लगता था. और ये सेंटिमेंट्स बहुत सारे फॉलोअर्स ने भी मेरे डीएम में दिखाई, that he was a good person stuck in a wrong party. पर जब मैंने और ज्यादा रिसर्च किया, my mind was blown. Boy, was I wrong about this man. God, he was a corrupt person in the perfect party that he belonged to. He belonged to Congress. He couldn't belong to any other party because he was so corrupt. वो बहुत ज्यादा करप्ट थे, ये मैंने सीखा और मेरा दिमाग फट गया उस रिसर्च से. वो एक अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं थे. मतलब हाँ, वो खुद के लिए अच्छे फाइनेंस मिनिस्टर थे. उन्होंने खुद का प्रॉफिट किया, पैसे और ज्यादा बढ़ाए. अपनी बेटियां, उनकी बेटियां सोरोस की कंपनी में काम करती हैं. वो नेहरू फैमिली के लिए अच्छे थे, गांधी परिवार के लिए अच्छे थे, वाड्रा परिवार के लिए अच्छे हैं. ये केवल 4 परिवार है जिनके लिए वो अच्छे हैं. बाकी देश के लिए तो उन्होंने इतना बड़ा, एक बच्चा रो रहा है, आई एम सो सॉरी अबाउट दैट. देश को तो खाई में भी नहीं यार, पूरा गड्ढा खोदा था और देश को वहां पे छोड़ दिया. और ऊपर से उनका एक स्टेटमेंट है दैट आई डू नॉट लूज स्लीप ओवर द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द स्टॉक मार्केट. यानी कि मैं अपनी नींद नहीं खोता, स्टॉक मार्केट भले ऊपर जाए या नीचे जाए. और तभी स्टॉक मार्केट की क्या हालत थी, $1.8 बिलियन का सिक्योरिटीज स्कैम हुआ था. उसके बाद ये स्टेटमेंट उन्होंने किया था. उसके बारे में हम आगे बात करेंगे ही, लेकिन शुरुआत करने से पहले
मैं आपको बताऊं इस वीडियो का रेफरेंस मैंने कहाँ से रिसर्च किया है। ऑब्वियसली मैं सारे आपको जो लिंक्स है, रिसर्च किए हुए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप खुद जाके भी वो देख सकते हैं। केवल मेरे शब्द को सच मान के यदि आपको नहीं चलना है तो नीचे दिए गए हुए आप डायरेक्टली खुद जाके उन लिंक्स पे जाके क्लिक कीजिए और खुद अपनी आंखों से पढ़िए, आपको पता चलेगा। और हाँ, मैंने ये केवल लिंक्स जो है वो ओपन वेब के दिए हैं, डार्क वेब के लिंक्स नहीं दिए हैं। रेडिट और सब रेडिट से जहाँ भी मैंने सीखा है उससे नहीं दिए हैं, बट ऑफ कोर्स आई हैव researched from the dark web, Reddit, subreddits, and many more places. But I can't give you the links of the dark web because you can't just go on a dark website with Google. Anyway, moving on. References for today's video are Vijay Patel, Jeffrey Willis, Pradeep Singh, Indian Express, the newspaper, R.K. Lakshman, Live Mint, which is an online news media, and William Henry Draper III की किताब The Startup Game, Inside the Partnership Between Venture Capitalists and Entrepreneurs, जो कि पब्लिश हुई थी 4 जनवरी 2011 में। So these are the references. आज का जो भी वीडियो है हम वो केवल मनमोहन सिंह एज उनके कनेक्शंस विथ द ब्रिटिशर्स, अमेरिकन्स, द कैपिटलिस्ट्स और उनका जो ट्रैजेक्टरी है, उनका जो एक ट्रैवल है फ्रॉम अ ब्यूरोक्रेट टू अ पॉलिटिशियन, और उनकी करप्शन में इन्वॉल्वमेंट कैसी रही है, इसके बारे में ही बात करने वाले हैं। उनके जो टेररिस्ट कनेक्शंस है उसके बारे में हम अगले साल बात करने वाले हैं, क्योंकि ये इस साल का आखिरी वीडियो है। I mean, दिन कितने रहे हैं खत्म होने के लिए ये साल। बट स्टिल मुझे लगा था, जैसे कि मैंने कहा, कि एक वीडियो में ही मनमोहन सिंह के बारे में पूरा खत्म हो जाएगा, बट it has turned out to be a series. And yes, I am not going to address him as Dr. Manmohan Singh. I'm going to address him as Mr. Manmohan Singh, because I personally believe that only a medical practitioner should be addressed as doctor and not a person with a doctorate. Any person who has a PhD or has a doctorate should not be addressed as doctor. It is not just limited to Mr. Manmohan Singh. It is addressed to anyone and everyone who has a doctorate and is not a medical practitioner. So yeah, saying that, let's begin. तो शुरुआत करते हैं मिस्टर मनमोहन सिंह जी के जन्म से। उनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में, मतलब अब का पाकिस्तान। उनकी पढ़ाई हुई थी उर्दू और गुरुमुखी में। ये उर्दू में पढ़ाई का जो एक ये ध्यान में रखिए, क्योंकि ये जो अगला वीडियो होगा ना, पार्ट 3 ऑफ मिस्टर मनमोहन सिंह, उसमें इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिलेगी। तो उनकी पढ़ाई हुई थी उर्दू में, उन मैट्रिक तक, फिर 1947 में वो और उनका परिवार आया, पार्टीशन के बाद उनका परिवार आया अभी के भारत में, और उनकी मैट्रिक तक पढ़ाई हुई अगेन उर्दू और गुरुमुखी में। और मैट्रिक के बाद वो गए ग्रेजुएशन के लिए इन इकोनॉमिक्स
लंदन में सेंट जॉन्स कॉलेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। अब ये ध्यान में रखिए, यस उनको स्कॉलरशिप तो थी बट फुल स्कॉलरशिप नहीं थी। तो यदि फुल स्कॉलरशिप नहीं है तो आपके अकोमोडेशन, मेस का खाना पीना में मतलब जो होता है, उनके सारे पैसे काउंट नहीं किए जाते। और भले ही उनकी माँ बहुत जल्दी गुजर गई, हाँ जी बहुत जल्दी, वो छोटे थे तभी उनकी माँ गुजर गई, उनके पिताजी एक फ्रूट वेंडर थे, ब्ला 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 ब्ला, ये सारी बातें हमको बताई जाती है। लेकिन कोई भी गरीब परिवार का बेटा आज भी बिना किसी लोन के कैम्ब्रिज जाके नहीं सीख सकता। कैम्ब्रिज छोड़िए, फॉरेन जाके नहीं सीख सकता। सो यस, तभी की बात तो सोचिए, मैं ये लेट 50s की बात कर रही हूँ। उनका ग्रेजुएशन हुआ 1957 में। उन्होंने डॉक्टरेट जो है वो किया न्यूफील्ड कॉलेज, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और वो कंप्लीट हुआ 1960 में। ये ध्यान में रखिए, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो उनके रिलेशंस है विद द ब्रिटिशर्स, ये आगे आपको पता चलेंगे। क्योंकि क्या है, वहां पे केवल इंग्लिश स्टूडेंट्स नहीं जाते, करेक्ट। अभी सिंह गए थे, वैसे ही काफी अमेरिकन्स भी वहां पे थे, और ये आगे जाके इनके जो रिलेशंस हैं with the Americans and the Britishers, ये आपको बहुत distinctively पता चलेंगे। So remember this, because this is going to keep on coming up over and over again throughout this video. So शुरुआत करते हैं। जीडीपी क्या होता है? अब मैं मनमोहन सिंह से जीडीपी तक कहाँ पहुंची? That is because economy, he was an economist। तो एक सिंपल बात बता रही हूँ इकोनॉमी के बारे में, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। ये जीडीपी का मतलब क्या होता है, मैं बहुत फटाक से बताऊंगी, टेंशन मत लीजिए। जब लोग कहते हैं ना, बहुत सारे डिफिकल्ट वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं, एंड दे मेक इट so intricate that a common man finds it extremely difficult to understand. तो मैं आपको बड़े ही सिंपल शब्दों में बताने वाली हूँ। अगर यूनाइटेड स्टेट्स का डॉलर यूएसडी एक है, तो जीडीपी मतलब कितने सारे सेंट्स उसमें काउंट किया जाता है। सेंट्स यानी कि यूएस का पैसा, मतलब एक पैसा, ओके। एक रुपया और एक पैसा, वैसे एक डॉलर और एक सेंट, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। 1947 में भारत का जीडीपी क्या था? 1947 ना, तब भारत का जीडीपी था 18%, यानी कि $1 और भारत का एक रुपया मतलब 18 सेंट्स। 1991 में जब मनमोहन सिंह जी थे, ओके, इन द फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, विल कम बैक टू दैट। 1991 में जीडीपी हुआ 6%, यानी कि $1 यानी कि एक रुपया बनता है 6 सेंट्स। 2014 में जब मोदी गवर्नमेंट आया, तब वापस जीडीपी ऊपर गया 14% तक, यानी कि $1 इज इक्वल टू 14 सेंट्स, और यानी कि एक रुपया माने 14 सेंट्स। और 2023 में ये वापस 18% तक गया, यानी कि 1947 से 2023 तक वो वापस 18 तक आया। 2014 से ये पिछले 10 सालों में हमने कितनी तरक्की की है।
मैं इस वीडियो में मोदी जी कितने अच्छे हैं, उनका ये कितना अच्छा है, गवर्नमेंट कितना अच्छा है और इनका कितना बुरा है, ऐसे नहीं बताने वाली। सो डोंट वरी, मैं कुछ एक नैरेटिव सेट नहीं करने वाली, जो हुआ है खाली फैक्ट्स बताने वाली हूँ। सो ये हुआ जीडीपी। अब आते हैं वापस मिस्टर मनमोहन सिंह पे। 1966 से लेके 1969 3 साल Manmohan Singh was working in United Nations Conference on Trade and Development, UNCTAD. वो एक जॉब कर रहे थे एज अ सैलरीड पर्सन यूनाइटेड स्टेट्स में, उनके एक डिपार्टमेंट में जो कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट का डिपार्टमेंट। वो भारत को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वो यूनाइटेड नेशंस में डायरेक्टली जॉब कर रहे थे। अब 69 में ये काया पलट होती है, वो इंडियन ब्यूरोक्रेसी में एंटर करते हैं। अब ये ब्यूरोक्रेसी और उनके पॉलिटिशियन होने का क्या संबंध है, ऐसे कैसे हो सकता, मतलब क्या है? प्राइम मिनिस्टरशिप के बारे में बात कीजिए ना। मैं आपको ये बताऊं, देश पॉलिटिशियंस नहीं चलाते। एक्चुअल कोई भी देश हो, वो जुडिशरी और ब्यूरोक्रेट्स चलाते हैं। कैसे? एक पॉलिटिशियन होता है, कोई भी हो, आमदार खासदार, इतना लोएस्ट लो पॉलिटिशियन लीजिए, उनके एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनको एडवाइस करने वाले लोग होते हैं। तो पॉलिटिशियन एक होता है, उसके आजू बाजू जो उनके एडवाइजर्स होते हैं वो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं। एक इंसान को सारी बातें तो पता नहीं होती, राइट? कुछ बातें पता होती है, सारी बातें नहीं पता होती। अब कल को मुझे आप कहोगे कि मैथमेटिक्स कैलकुलेशन करो, मैं बहुत गंदी हूं मैथ्स में, तो मैं किसी को पूछूंगी ना, मैं कैलकुलेटर लेके बैठूंगी या फिर किसी को पूछूंगी कि भाई लाइक एडवाइस लूंगी ना। कल को आपने कहा एटॉमिक बॉम्ब बनाओ, तो वो हम तो नहीं कर सकते ना, हम तो पूछेंगे इसरो में जाके, उनसे बात करेंगे, वार्तालाप करेंगे, उनसे सीखेंगे। we'll be taking their advice as to how they are developing, how they want to go about it, how much money they need to go about it, XYZ, correct? अब ये कौन ग्रांट्स देता है, ये कौन परमिशंस देते हैं, ये कौन एडवाइस करता है? ये सारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेसी, ये एडवाइस करते हैं। सो 1969 में मिस्टर मनमोहन सिंह एंटर्स इंडियन ब्यूरोक्रेसी थैंक्स टू ललित नारायण मिश्रा। ललित नारायण मिश्रा जी उनको बुलाते हैं, यूएन की नौकरी छोड़िए, भारत आइए और भारत के मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के, फॉरेन ट्रेड के आप एडवाइजर बनिए। ओके, Mr. Manmohan Singh comes to India in 1969 and becomes an advisor in the Ministry of Foreign Trade. अभी आपको पता चलेगा कि इनका मतलब लैडर नहीं चढ़ रहे हैं, कोई सीढ़ियां नहीं चढ़ रहे हैं, या तो एस्केलेटर पे है या फिर लिफ्ट में है। इतना धड़ाधड़ इनका प्रमोशन होता गया है। सो 3 साल यूएन में काम किया, फिर 1969 में ये आ गया एज एन एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ट्रेड। 69 से 72 तक ये एडवाइजर रहे। फिर ये क्या हुआ, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री में चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बने, यानी कि
एक केवल एडवाइजर से चीफ एडवाइजर तक पहुंचे। तरक्की हुई कितने सालों में? केवल 4 सालों में। लोग पूरी जिंदगी एडवाइजर तक बनने पे चले जाते हैं। यानी कि एक ने डायलॉग बोला था ना कि जहाँ पे आपके प्रॉब्लम्स मतलब आपके व्हाटएवर आपका स्ट्रगल स्टार्ट होता है, वहां पे पहुंचना ही हमारे लिए काफी बड़ी बात होती है टाइप्स। सो 4 सालों में ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बन गए। 1976 में अगेन 4 सालों में ये फाइनेंस मिनिस्टर सेक्रेटरी में चले गए, फाइनेंस मिनिस्ट्री में। केवल 4 सालों में फाइनेंस मिनिस्टर के सेक्रेटरी बन गए। पर हमें ये एक बात समझना काफी महत्वपूर्ण है कि 1972 और 1976 के बीच में क्या हुआ। emergency. Indira Gandhi was the prime minister and emergency लागू की गई। Now president's rule भी होता है emergency, that is the president's rule, and when there is president's rule there can be no elections, no Lok Sabha elections can be held, so no prime minister can be chosen. Okay, there are no elections, और elections जब नहीं रहते तो प्राइम मिनिस्टरशिप छोड़ने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और इमरजेंसी खत्म होने के बाद 6 महीनों तक आप वही गवर्नमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं, वही पॉलिसीज कंटिन्यू कर सकते हैं और आप प्राइम मिनिस्टर बन के रह सकते हैं। और वही इंदिरा गांधी जी ने किया। अब मैं इमरजेंसी में इन डेप्थ नहीं जाने वाली क्योंकि ये इंदिरा गांधी और इमरजेंसी के बारे में वीडियो नहीं है, लेकिन इसके बारे में मैंने क्यों जिक्र किया? Why did I mention the emergency over here when we are talking about Mr. Manmohan Singh? Mr. Manmohan Singh in 1974 was in the Secretary Department of Finance Minister. He wasn't, right? And what did he advise? 17th July 1974 में एक पार्लियामेंट में ऑर्डिनेंस अप्रूवल के लिए प्रेसिडेंट को दिया गया। इसका नाम था कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम ये इनकम टैक्स के अंडर था, इनकम टैक्स पेयर्स ऑर्डिनेंस इसको नाम दिया गया, यानी कि जो इनकम टैक्स भर रहे। ओके, कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम। केवल 5 महीने लगे और वो पास हो गया। 15 नवंबर 1974 में ये ऑर्डिनेंस पास हो गया। तभी भारत का इन्फ्लेशन रेट था कुछ 28%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 27 या 28% था, मुझे याद नहीं है, बट अराउंड उतना था। दैट इज वे टू मच। एंड ये जो ऑर्डिनेंस था, ये कंपल्सरी डिपॉजिट स्कीम जो थी, ये क्या थी? जिनकी भी सैलरी 15,000 से 25,000 तक है साल भर की, ऑफ कोर्स, उनको 4% अपनी सैलरी में से हर महीने 4% उनकी सैलरी गवर्नमेंट बैंक में कंपल्सरी डिपॉजिट करनी थी, ताकि गवर्नमेंट उसका इस्तेमाल कर सके उन पैसों का। और ये कितने सालों तक करना था? 2 सालों तक।
यानी कि 1974 या 75 एंड 76। ओके, 15,000 से लेके 25,000 तक के ब्रैकेट में जो भी आता था उनको 4%, जो 25,000 से 70,000 के ब्रैकेट में आता था उनको 1,000 रुपया और 6% तक की उनकी सैलरी कंपल्सरी गवर्नमेंट बैंक में डिपॉजिट करनी थी 2 साल तक। और जिनका 70,000 से आगे तक का ब्रैकेट में जो भी लोग आते थे उनको 3,700 रुपया प्लस 8% तक की उनकी सैलरी कंपल्सरी डिपॉजिट करनी पड़ रही थी in the government banks. I'm going to repeat it again really fast. So whoever came under this ordinance was passed on the 15th of it was presented for the first time in the parliament on the 17th July 1974, which was called the compulsory deposit scheme. It was passed as an ordinance under income taxpayers ordinance when the inflation rate was around 27-28 something percent, and it was passed on 15th of November 1974 when Manmohan Singh was in the finance ministry as an advisor, chief advisor, and of course he advised this scheme. So whoever came in the bracket between 15,000 to 25,000 per year, they had to pay 4% of their salary for the next 2 years compulsorily in the Government of India banks. Whoever came under the bracket of 25 to 70,000, they had to pay 1,000 plus 6% of their salary, and whoever earned 70,000 and above had to pay 3,700 rupees plus 8% of their salary compulsorily deposited in Indian government banks. अब ये पैसा वापस कैसे और कब मिलने वाला था? 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलने वाला था। अब ये इंस्टॉलमेंट्स कैसे होने वाली थी ये गवर्नमेंट डिसाइड करने वाला था। 5 इंस्टॉलमेंट्स में मिलने वाला था और इसके ऊपर कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला था। उस वक्त जो भी वो बैंक इंटरेस्ट रेट दे रही है उसी इंटरेस्ट रेट में आपको वो पैसा मिलने वाला था। यानी कि इस साल यदि बैंक आपको 4% दे रही है तो आपको आपका पैसा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो भी है आपको 4% में मिलने वाली थी। अगले साल यदि 2% में मिलने वाला है तो आपको 2% में आपका अगला इंस्टॉलमेंट मिलने वाला था। क्या ये फेयर था? Obviously it was unfair and unjust. But this was the scheme during the emergency, which was advised by none other than the finance ministry, जिसमें चीफ एडवाइजर थे मिस्टर मनमोहन सिंह। 1976 के बाद आते हैं हम 1982 में। 76 और 82 में कितने सालों का डिफरेंस है? हार्डली एनीथिंग। आप देख रहे हैं ना कितने फास्ट ये बंदा आगे आगे बढ़ रहा है। 1982 में ही बिकेम द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई के गवर्नर बन गए। केवल 3 साल थे वो गवर्नर, केवल 3 साल। 1985 में 1982 टू 1985 में वो प्लानिंग कमिटी के डेप्यूटी चेयरमैन बन गए। प्लानिंग कमेटी क्या करती है इसके बारे में मैं आपको अगले साल बताऊंगी, क्योंकि हमें टेंजेंट नहीं जाना है, हमें सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। बट प्लानिंग कमेटी के हाथ में ऑलमोस्ट सब कुछ होता है। इट्स अ ब्यूरोक्रेटिक कमेटी। बिल्स पास करना, ना करना, प्लान करना, एवरीथिंग, ये सारा प्लानिंग कमेटी के हाथ में होता है। और वो प्लानिंग कमेटी के डिप्यूटी चेयरपर्सन बन गए राज्यसभा। ओके, फिर
2 साल बाद, केवल 2 साल बाद उनको जिनीवा भेजा जाता है इंडियन रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे। इंडिविजुअल नहीं, एज एन इंडियन रिप्रेजेंटेटिव वो उनको जिनीवा भेजा जाता है 87 से 90 तक, 1987 से 1990 तक वो सेक्रेटरी जनरल ऑफ साउथ कमीशन, ये एक थिंक टैंक है जो जिनके हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है, उनको वहां पे भेजा जाता है एज ए सेक्रेटरी जनरल। वहां पे अगेन जिनीवा में और क्या है, जिनीवा पे यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स है। वहां पे कौन होता है, अगेन अमेरिकन ब्रिटिशर्स, जो डिसाइड करते हैं कौन सा देश कैसे डेवलप होने वाला है। ध्यान रखिए। सो साउथ कमीशन में ये सेक्रेटरी जनरल के तौर पे जाते हैं जिनीवा 1987 से 1990 तक। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, राजीव गांधी। 91 में आफ्टर द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी 91 में हमारे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं चंद्रशेखर जी, जनता दल के। वो पहले कांग्रेस में थे लेकिन फिर उन्होंने जनता दल पार्टी, जनता पार्टी में गए, फिर जनता दल में थे वो, तब प्राइम मिनिस्टर बने। वो सबसे कम टाइम तक भारत के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, केवल 7 महीने, क्योंकि इकोनॉमी तभी इतनी गिर गई। इसके पीछे का कारण क्या था? If you haven't guessed already, Mr. Manmohan Singh. 1990, Manmohan Singh comes back to India as the chief advisor, the economic chief advisor to the Prime Minister of India, that is Chandrasekhar. तभी IMF यानी कि जो बैलेंस पेमेंट रहती है, फॉरेन एक्सचेंज करेंसी जो रहती है हमारे पास, तभी केवल 15 दिन तक चलेगी, उतना ही रिजर्व था। 15 दिन के बाद हमारे पास कोई फॉरेन करेंसी नहीं थी एक्सचेंज करने के लिए। सो हम और ज्यादा इकोनॉमिकली नीचे गिर जाते। हाउ मच डिड वी ओ, कितना हमें भरना था? केवल $7 बिलियन, केवल 7 बिलियन। ओके, एज ए नेशन मैं बोल रही हूँ, वी वर इन डेट of only $7 billion. We could have taken a loan from the World Bank and given it to IMF. Did we do that? No. Why? Because we never received, the Prime Minister never received the proposal sent by IMF. IMF ने जो एक प्रपोजल भेजा था वो प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर तक पहुंचा ही नहीं। अब ये प्रपोजल क्या था ये मैं आज तो नहीं बताने वाली, बट कैसे कर सकते हैं, लाइक एक पार्टी एक प्रपोजल भेजती है, फिर वो प्रपोजल पढ़ने के बाद दूसरी पार्टी अपने साइड से दूसरा एक प्रपोजल, मतलब नेगोशिएशंस होते हैं, राइट? लेकिन यदि पहला प्रपोजल ही ना आपके पास आए तो आप तो मर गए ना। तो फिर 1990 में उनके पास क्यों प्रपोजल नहीं गया? सो प्रपोजल जब कोई भी इकोनॉमिकली भेजता है तो इवन दो इट इज एड्रेस्ड टू द प्राइम मिनिस्टर, वो इकोनॉमिक, अभी ये सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में, तो obviously the economic advisor is going to read anything related to economics. प्राइम मिनिस्टर के पास डायरेक्टली नहीं जाने वाला,
एक बंदा अकेला हर जगह नहीं देख सकता, तो जिसकी वजह से ही हैज अ कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स, राइट। तो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी हो वो इकोनॉमिक एडवाइजर के पास जाएगा, और वो प्रपोजल गया मिस्टर मनमोहन सिंह के पास, जो चंद्रशेखर जी तक पहुंचा ही नहीं। और फिर हमारी इकोनॉमी डूब गई। केवल $7 बिलियन की जरूरत थी। इस्तीफा देने के बाद ये 1991 में फिर मनमोहन सिंह बने यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी के चेयरमैन, यानी कि किसको कितना ग्रांट देना है, फलाना ढमका, ओके। तभी प्राइम मिनिस्टर बने पीवी नरसिम्हा राव। शरद पवार चाहते थे कि वो प्राइम मिनिस्टर बने, बट शरद पवार हिमसेल्फ wanting everything for himself, Congress couldn't afford it. So PV Narasimha Rao became the prime minister, and Sharad Pawar started his own political party known as what we know as NCP, National Congress Party. And now even the National Congress Party has two factions. Anyway, moving on. So PV Narasimha Rao became the prime minister, and Manmohan Singh was the chairman of UGC. Now क्या हुआ तभी, because we were in debt, IMF ने डायरेक्टली प्रपोजल कुछ नहीं भेजा, डायरेक्टली एक कंडीशंस की लिस्ट भेजी जिन पे दूसरा कोई चॉइस नहीं था, केवल साइन करने की जरूरत थी। बस इतना ही हमारे पास चॉइस बचा था, साइन करनी पड़ी। उनके जो भी कंडीशंस थे, विदाउट एनी डिबेट, उनकी जो भी शर्तें थी माननी पड़ी। नो क्वेश्चंस आस्क्ड, no questions raised, just sign the beep conditions, just sign on the dotted line. And we had to do that because we didn't have any choice. And what happened after that? स्लाइड्स देखिए, ये आगे वाली स्लाइड है, जैसे कि मैंने रेफरेंस में ऑलरेडी आपको नाम बताए थे। या आगे वाली आने वाली स्लाइड है 8 जुलाई 1951, 8 जुलाई 1991 में इंडियन एक्सप्रेस ने जो हेडलाइन छापी थी, उसकी ये आपको स्क्रीनशॉट नजर आएगा। रिजर्व बैंक सेल्स गोल्ड। कहा गया कि रिजर्व बैंक ने चोरी छुपे सोना बेच दिया, भारतीय सोना बेच दिया। अब 9 जुलाई, द वेरी नेक्स्ट डे, व्हाट आर द हेडलाइंस? हैव अ लुक। अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस ये छापता है कि सोना बेचा नहीं है, गिरवी रखा गया है। अब ये जो सोना था, ये मोदी सरकार ने चंद साल पहले, 1-2 साल पहले वापस लाया है। ये तो याद होगा ना कि आरबीआई में सोना वापस आ गया, याद होगा, राइट? ये वही सोना है, उसमें से एक पोर्शन सोना भारत ने वापस लाया। ये वो सोना था 1991 का। लेकिन
IMF ने फिर सोना गिरवी रखा तो IMF ने ओके कर दिया और तभी हमारी इकोनॉमी बढ़ गई. तो Manmohan Singh became the father of Indian economic reform. मतलब 1990 में जो एक प्रपोजल दिया गया था वो प्रपोजल आप प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाते भी नहीं है. 3 दिन में भारत की इकोनॉमी 20% से गिर जाती है. फिर आप सोना गिरवी रखते हो और उभरते हो तो आप इकोनॉमिक रिफॉर्म फादर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म बन जाते हो. फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म. यार भारत में तो हर दिन कोई ना कोई सोना गिरवी रख रहा है, अपना सोना बेच रहा है, तो क्या वो इकोनॉमिक रिफॉर्म के गुरु बन गए? रख रहे हैं ना, हर दिन कोई ना कोई गिरवी रख रहा है किसी ना किसी बैंक में. थिंक अबाउट इट. अब 91 की तो बात की, लेकिन उससे पहले हम जाते हैं 1990 में वापस. ओके, फॉरवर्ड 91 में गए हम, पर हम 90 में जाते हैं. बहुत जरूरी है ये बात, मैं आपको हिंदी में बाद में भी समझाऊंगी. लेकिन ये एक चंद एक्सर्प्ट्स है, यानी कि चुने हुए कुछ पैराग्राफ्स और लाइंस हैं विलियम हेनरी ड्रेपर 3 की किताब जो है द स्टार्टअप गेम इनसाइड द पार्टनरशिप बिटवीन वेंचर कैपिटलिस्ट्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. ये पब्लिश हुई 4 जनवरी 2011 में जब मनमोहन सिंह वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अब ये कहते हैं, I first met Manmohan Singh, the current Prime Minister of India, in England in 1990. We both belonged to a group called Tidewater Associates, a dozen people who would meet each year in a donor country to discuss potential approaches to improving the lives of those in the developing world. That year's group included Princess Anne, Barbara Conable, President of World Bank, Jim Grant, President of UNICEF, several finance ministers and dignitaries from both the developed and developing world. We met in Kent, England at the elegant Leeds Castle. Before leaving, I intervened once again, advising Singh and other distinguished guests to return to their countries and open up their economies to free enterprise as much as they possibly could. अब इसका मतलब बताने से पहले मैं बता दूं कि ये टाइड वाटर एसोसिएट्स क्या है. टाइड वाटर एसोसिएट्स ये एक ग्रुप है जो इंजीनियर्स, इकोनॉमिस्ट्स वगैरह का एक ग्रुप है जहाँ पे लोग मिलते हैं, उसके मेंबर्स जो होते हैं वो मिलते हैं और वो चर्चा करते हैं कि कैसे किस देश की इकोनॉमी को कैसे बढ़ाना है, कैसे नहीं बढ़ाना है, किसको घटाना है जिसकी वजह से हम बढ़ पाए एक्सेट्रा. मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि पॉलिटिशियंस नहीं डिसाइड करते. अब ये दोनों जब आप ये इसके टाइड वाटर एसोसिएशन या टाइड वाटर एसोसिएट्स के मेंबर होते हो तब आप अपने देश को रिप्रेजेंट नहीं करते. मैं भारत को रिप्रेजेंट कर रहा हूं एज अ मेंबर ऑफ द टाइड वाटर एसोसिएट्स. नो, you are a member as an individual. So you're only thinking about yourself.
You're a member independently. You're not representing your nation. You're not going as someone from XYZ nation. No. You're an individual who sits with other individuals and decides how and what the economies of other nations are going to be. Blah, 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 blah. You're basically playing Monopoly with other nations, or rather playing house. You're the puppet masters, making everyone dance. Or William Henry Draper III और मनमोहन सिंह दोनों इस टाइड वाटर एसोसिएट्स के मेंबर्स थे। विलियम हेनरी ड्रेपर तभी 1990 में यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेड थे, यूएनडीपी उसके हेड थे वो। उन्होंने क्या ये जो मैंने पैराग्राफ पढ़ा उसमें उन्होंने कहा कि वो पहली बार मनमोहन सिंह को मिले 1990 में, जब यूएनडीपी का एक्चुअली सीक्रेट एक ये जो था वो मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग में कौन कौन था? टाइड वाटर एसोसिएट्स की मीटिंग थी ये, प्लीज ध्यान में रखिए। ये कोई भारत को रिप्रेजेंट करने वाली मीटिंग नहीं थी, ये टाइड वाटर एसोसिएट्स की मीटिंग थी। उस साल कौन कौन मिला था? उस साल प्रिंसेस एन, ब्रिटेन की जो प्रिंसेस एन है, यानी कि अभी जो रानी गुजर गई, प्रिंस चार्ल्स, किंग चार्ल्स, अभी किंग चार्ल्स की बहन प्रिंसेस एन, वो वहां पे थी। ऑफ कोर्स विलियम हेनरी ड्रेपर जो तभी यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम के हेड थे, वो थे। फिर थे प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक जो तभी थे बार्बर कॉनेबल। फिर प्रेसिडेंट ऑफ यूनिसेफ तभी थे जिम ग्रांट, और बाकी बहुत सारे डिग्निटरीज यानी कि लोग, अलग अलग देशों के लोग थे। और तभी विलियम हेनरी ड्रेपर III ने क्या कहा? अपने अपने देशों की इकोनॉमीज खोल दीजिए ताकि फॉरेन इन्वेस्टर्स आपके यहाँ आके इन्वेस्टमेंट कर सके। यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर्स एक बार आपके मार्केट में आके इन्वेस्टमेंट करे तो उनको पैसा मिलेगा, उनको प्रॉफिट होगा। ये 1990 में बात हुई। 1990 में क्या हुआ? चंद्रशेखर को वो खत नहीं मिला, आईएमएफ की तरफ से प्रपोजल नहीं मिला, उनको रेजिग्नेशन। 1991 में क्या हुआ? 1991 में कंडीशंस पे, जो भी आईएमएफ की कंडीशंस थी उस पे साइन करनी पड़ी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह को, क्योंकि भारत को बचाना था। सोना जो गिरवी रखना पड़ा वो रखा, और इनको फादर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म का ताज पहनाया गया। हालांकि इनका कंट्रीब्यूशन 0 था, योगदान 0 था, कोई योगदान नहीं था। कल को अगर मैं इसमें चली जाती हूँ, मुझे कोई प्रॉफिट, मैं लॉस में चली जाती हूँ, मुझ पर कर्जा आ जाता है, इफ आई एम इन डेट, और मैं अपना सोना गिरवी रखती हूँ या फिर बेच देती हूँ और जो कर्ज है वो चुकता करती हूँ, तो क्या मैं इकोनॉमिक रिफॉर्मर बन जाती हूँ खुद के लिए? नहीं ना। पर मनमोहन सिंह को ये ताज पहनाया गया। 1991 में क्या हुआ? भारतीय मार्केट खुल गया फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए। ये मैंने शायद बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के वीडियो में कहा था कि 1991 में पेप्सी, कोका कोला, ये सारे जो
फॉरेन कंपनीज थी और ऐसी काफी सारी, लेकिन मैंने पेप्सी के बारे में बात की थी तभी। ये भारत के मार्केट में इन्होंने अपने प्रोडक्ट्स रखने शुरू किए, एज इन दे इन्वेस्टेड देयर कंपनी इन द इंडियन मार्केट। तो हम कंज्यूमर्स उसको कंज्यूम कर रहे हैं और उसका प्रॉफिट उस अमेरिकन कंपनी को मिल रहा है। और इसमें कौन गया? लिम्का, गोल्ड स्पॉट, फिर ऐसे कोला, नॉट कोको कोला, और एक कोला नाम का ड्रिंक था। ये सारे जो बिस्लेरी जो जिनकी कंपनी है उनके ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, उनको महंगा पड़ने लगा, उन्होंने कोको कोला को बेच दिया। थम्स अप भी इंडियन था बाय द वे, इन्हीं का था थम्स अप, जो कोको कोला को बेचना पड़ा, जो कोको कोला की कंपनी को इन्होंने बेच दिया, बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव फॉर देम टू मैन्युफैक्चर थम्स अप आफ्टर अ पॉइंट। प्रॉफिट किसको हुआ? अमेरिकन्स। दिस हैपेंड इन 1991। अब एक्चुअली कोको कोला भी 91 में आया था, या कोको कोला 91 में आया, लेकिन थम्स अप की ज्यादा मांग हो रही थी, सो कोको कोला वेंट बैक एंड देन दे केम बैक एंड दे बॉट थम्स अप लेटर ऑन। बट एनीवे, मूविंग ऑन, ये हो गया 1991 की। अब आते हैं 1994 में। 94 में क्या हुआ? 94 में विलियम हेनरी ड्रेपर III, ये यूएनडीपी के जो हेड थे, वो यूएनडीपी से रिटायर हो गए। और फिर क्या किया उन्होंने? वो भारत में एक इन्वेस्टमेंट बैंकर बनके आ गए, बिकॉज he was a good friend of Manmohan Singh. He became an investment banker. अब ये किरदार जो है विलियम हेनरी ड्रेपर III, विलियम हेनरी ड्रेपर III, ये है क्या? दो लाइन्स में थोड़े लाइन्स में ही बता रही हूँ, ज्यादा नहीं। ये अमेरिकन वेंचर कैपिटलिस्ट थे, जैसे सोरोस हेज फंड कैपिटलिस्ट है, करेक्ट? और जैसे सोरोस के जो इंटरेस्ट्स हैं भारत में, जिनकी वजह से वो रागा को माउथपीस बना के, अभी ये भी बात भूलिएगा नहीं कि मनमोहन सिंह की बेटी सोरोस की कंपनी में है। अब हेज फंड कैपिटलिस्ट और वेंचर कैपिटलिस्ट में क्या फर्क है? तो ये इन्वेस्टमेंट्स का फर्क है, बाकी कुछ नहीं है। हेज फंड मतलब कौन सी कंपनी में आप कितना पैसा इन्वेस्ट करते हो और उसको कैसे कंपनी को चेंज किया जाता है। दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन hedge fund investors and venture capitalists. That's it. ज्यादा गहराई में जाके ओ माय गॉड ये दो अलग अलग पोर्टफोलियोज है क्या, ऐसा कुछ नहीं है। लाइक कॉमन मैन के लिए, हमारे दिमाग के लिए इतना काफी नॉलेज है। मैंने भी ज्यादा घुस के कुछ बात नहीं की है, मतलब पढ़ा नहीं है। सो जैसे सोरोस अभी चाहते हैं, वो ऑलरेडी विलियम हेनरी ड्रेपर III कर चुके हैं भारत के साथ, थैंक्स टू मिस्टर मनमोहन सिंह। अब विलियम ड्रेपर टाइड वाटर एसोसिएट्स के तो मेंबर थे ही थे, बट ही वाज आल्सो द मेंबर ऑफ द स्कल एंड बोन्स सोसाइटी। अब ये द स्कल एंड बोन्स सोसाइटी क्या है? ये एक सीक्रेट सोसाइटी है ऑफ सीनियर अंडर ग्रेजुएट्स ऑफ द येल यूनिवर्सिटी। यहाँ के जो पास आउट्स है, येल यूनिवर्सिटी जो अमेरिका में है, इसके जो पास आउट्स है, ये आगे जाके ब्यूरोक्रेट्स बने हैं
इन्वेस्टमेंट बैंकर्स बने हैं, कैपिटलिस्ट मतलब ये बने हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट बने हैं, हेज फंड इन्वेस्टर्स बने हैं। जॉर्ज डब्ल्यू बुश, अमेरिकन प्रेसिडेंट, वो भी द स्कल एंड बोन्स सोसाइटी के मेंबर है। अब ये सीक्रेट सोसाइटी पब्लिक हो गई है? नो। सीक्रेट सोसाइटी यानी कि मेंबर्स कौन है, इनके नाम बताए नहीं जाते। एलुमनाई कौन है ये बाद में पता चलता है, और इसके लिए भी ओपन वेब पे जेफरी विलिस, इन्होंने काफी सारी बातें की हैं, उनका वीडियो भी है यूट्यूब पे, पर मैंने उनके आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। जेफरी विलिस ये एक न्यूजीलैंड के इंसान है, और उन्होंने काफी ज्यादा रिसर्च किया है, एंड ही हैज स्पोकन अबाउट द स्कल एंड बोन्स सोसाइटी, एंड ऑफ कोर्स मुझे डार्क वेब पे जाके इसके बारे में ज्यादा सीखना पड़ा। So we come back to the entire thing again. मनमोहन सिंह और इनका association with the British and the Americans, जो भारत का पैसा लूटना चाहते हैं। अब 2012 में आते हैं, जब मनमोहन सिंह वॉज द प्राइम मिनिस्टर। 2012 में ये लाइव मिंट का आर्टिकल मैंने ऑलरेडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। 2012 में एक प्रपोजल ये बोला गया था कि पाकिस्तान के जो ब्रांचेस है, पाकिस्तान बैंक के ब्रांचेस भारत में खुलने चाहिए, ताकि दोनों के बीच में ट्रेड हो सके, because Pakistan economy is so bad. Who decided that in 2012? Who was the man behind this? Americans. Because they were giving arms and ammunitions, right? So that Pakistan could bomb India. और 2012 में और एक चीज भी हुई जो हम पार्ट 3 में जिसके बारे में बात करने वाले हैं ऑब्वियसली, और ये जो मुद्दा है हम वापस ये मुद्दा लेने वाले हैं पार्ट 3 में। ये दो बैंक्स कौन सी थी जिनको परमिशन दी जाने वाली थी, हालांकि आगे जाके नहीं ये हुआ, थैंक गॉड फॉर दैट। ये दो बैंक्स थी नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। इनके ब्रांचेस भारत में खुलने वाले थे ताकि भारत से और पैसा लेके जाओ भाई, हमारा रुपया लेके जाओ। 1947 में गांधी ने दिया हुआ पैसा काफी नहीं है, और लेके जाओ। फिर 2004 में ये इंसान हारता है और नरेंद्र मोदी कम्स इनटू पावर। 2014 तक हम डेफिसिट में थे। हम सब सहारन कंट्रीज यानी कि अफ्रीका के जो कंट्रीज है ना, वो छोटे मोटे कंट्रीज, उनसे भी गरीब थे इकोनॉमिकली। वी वर इन डेट। 2015 में हम उनसे अमीर हो गए। 2015 में। अब 2023 का रिकॉर्ड मैं बता रही हूँ। 2023 में हमारे रिजर्व्स है 600 बिलियन डॉलर्स तक हमारे रिजर्व्स हैं। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, जो गिरवी रखा हुआ सोना था वो हमने वापस भारत में भी लाया, और भी जो सोना हमारा बाहर है उसको ऑलरेडी हमने उसका जो लोन था वो चुकता कर दिया है। अब हम केवल वहां पे फिजिकली वहां पे रखा है हमने, पर ओनरशिप हमारी है। हमारे सर पे कोई
कर्जा नहीं है। Isn't that great? आज के लिए इतना ही। मैं एक्चुअली नया साल दादरा नगर हवेली के अपराइजिंग यानी कि उनके इंडिपेंडेंस के साथ करने वाली थी 1962, बट आई गेस हम मनमोहन सिंह के बारे में ही बात करने वाले हैं, उनके टेररिस्ट कनेक्शंस और उनका जो नजरिया था रिगार्डिंग टेररिज्म and what happened, what did not happen. We are going to talk about that. So फिलहाल इतना ही। नए साल की आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।